Welcome to my channel. In this video we are going to discuss the chapter 4th reproductive health. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब उसी से वेरी रिलेटेड ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ये जो रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं और रिप्रोडक्टिव करने वाले ऑर्गन्स हैं, ये अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हैं, अच्छी तरह से ये अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनकी हमने कैसे मेंटेनेंस करनी है रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स की, या फिर हमने इनको कैसे फंक्शंस नॉर्मलाइज करने हैं इनके फंक्शंस, तो ये सब आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स well-being, total well-being in all aspects of reproduction, that is behavior, social, emotional, physical. WHO क्या बोलता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि कोई भी पीपल जो है वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए, बिहेवियर भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए। अब इनका क्या मतलब है? मान लो किसी के कोई कंधे पे दर्द हो रहा है, कोई पाँव में दर्द हो रहा है, ये फिजिकली अब नॉर्मल, तो फिजिकली अच्छा नहीं है। अगर फिजिकल अच्छा नहीं है तो इसका मतलब हेल्दी नहीं है। इमोशनल मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, मान लो हम कॉमेडी देख रहे हैं तो हमें हंसी आ रही है, अगर हम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अडेप्ट हो रहे हैं तो हम क्या है, इमोशनली भी सही है। बिहेवियर का मतलब है अगर हमें कोई बुला रहा है, बार बार बुला रहा है, हम इरिटेट हो रहे हैं अगर किसी चीज़ से, तो वो हम क्या है, बिहेवियर अच्छे नहीं हैं। सोशली मतलब सामाजिक तौर से हमें इन चारों एस्पेक्ट से बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाएंगे। तो इन सब का सही होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छी तरह से फंक्शन करें उनके लिए क्या क्या करना है, और अगर कोई मैरिड कपल है वो क्या है, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहता है, दे डोंट वांट बेबी येट, उनको बेबी नहीं चाहिए, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे आपने प्रिवेंट करना है, उनके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, और या फिर अगर किसी को एक बेबी है उसको सेकंड बेबी नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से सर्जिकल मेथड्स हैं, कौन कौन से हम फिजिकली बैरियर्स लगाते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। बिल्कुल ओपनली इन चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। NCERT के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को थोरोली रीड करेंगे। सो आई होप आप इस चैप्टर को इंजॉयली पढ़ोगे। 1951 में फैमिली प्लानिंग का एक चलाया गया था एस्पेक्ट, जिसके अंडर क्या था कि हमने पीपल को अवेयर करवाना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उनको फैसिलिटीज़ देनी है। आजकल इसका नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पड़ गया है, इस प्रोग्राम का नाम। इसके थ्रू पीपल को अवेयर करवाता है कि हमें कैसे रिप्रोडक्टिव अपनी मेंटेनेंस करनी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो रिमूव करनी है, प्रिवेंट करनी है, कैसे कैसे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करनी है, लोगों को जो वहम भरम मीथ्स एंड डाउट्स होते हैं उनसे बिल्कुल दूर करवाना है। इन सब के थ्रू ये जो प्रोग्राम है ये आज भी काम कर रहा है, और पहले इसका नाम फैमिली प्लानिंग था, बट आजकल इसका नाम जो है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रखा गया है। अब इस डिपार्टमेंट वाले लोग कैसे अवेयर करवाते हैं पीपल को? जो ऑडियो विजुअल कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर मीडिया। ऑडियो विजुअल मतलब किसी टीवी के थ्रू। ऑडियो विजुअल का एक्चुअली क्या मतलब होता है? जिस चीज़ को हम देख के और सुन के अपने आप अवेयर होना है। मतलब जैसे टीवी है, टीवी इज़ अ ऑडियो विजुअल एक सोर्स है, मतलब वहाँ से हम देखेंगे और सुनेंगे फिर हम अवेयर होते हैं, तो ऑडियो विजुअल। या फिर किसी प्रिंट मीडिया के द्वारा, मतलब किसी के पोस्टर लगा दिए, पोस्टर में आपने सब कुछ लिखा है कि कैसे कैसे आपको मेंटेन रहना है, खुद को कैसे कैसे मेंटेन करना है, तो ये पीपल ऐसे जो डिपार्टमेंट वाले पीपल है, ऐसे जो आम जनता है उनको बताते हैं कि आपको हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ऐसे रखनी है। इसी के साथ साथ
अगर आपको पता लगता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स को बता सकते हो। तो जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, ये मेन बहुत बड़ा एक सोर्स है इस चीज़ को स्प्रेड करने में, इनकी सब कुछ चीज़ों को बताने में लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ स्कूल में सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। कई बार छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होने के बावजूद कुछ ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल टीचर्स स्टूडेंट्स को देते भी हैं और अच्छी तरह से सुनना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और अपनी लाइफ में उसको यूज़ भी करना चाहिए कि हमें क्या बता रहा है कोई और क्या हमें करना है। बच्चों को जो वहम भरम होते हैं, जैसे पहले बोला जाता था कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम जब भी गर्ल मेंसेस में होती है तो बॉयज़ को नहीं देखना है, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये सब है, हमें पढ़ के पता लगता है कि ये सब हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या है, बहुत पुराने लोग ऐसे बताते थे, बट नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मेंसेस के टाइम अगर गर्ल बॉय को देखती है तो कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं होती। ऐसे जो आज पुराने लोगों के आज भी जो ये माइथ्स है, इनको रिमूव करते हैं ये पीपल अवेयर करवा के। स्कूल में ये सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली एडोलेसेंस एज में होते हैं, वो पबर्टी एज में होते हैं, उस टाइम क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एक्टिव होते हैं फॉर रिप्रोड्यूस। तो हमने उसी टाइम जो पबर्टी एडोलेसेंस एज के दौरान इन चीज़ों की मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए स्कूल्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल टीचर देते भी हैं इन चीज़ के बारे में। इसी के साथ साथ STD दैट इज़ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब सेक्शुअली हम किसी के साथ अगर इंटरेक्ट होते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं। हमें मल्टीपल पार्टनर्स नहीं बनाने हैं ताकि ये डिजीज़ ना हो। इसी के साथ साथ हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है या फिर क्या उसका रिज़ल्ट होने वाला है। हमें स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए। दूसरी साइड जो मैरिड लाइफ कपल्स है, उनको भी अपनी मैरिड लाइफ के दौरान क्या क्या उनको प्रिवेंशंस करनी है अगर इफ़ दे डोंट वांट बेबी, और अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है उसको कैसे मेंटेनेंस करनी है, उसको अपनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस कैसी रखनी है, चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, चाइल्ड की फीडिंग कैसे करनी है बर्थ के बाद। तो ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और हमें इसका अवेयर करवा रहे हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, इन डिपार्टमेंट वाले पीपल लोगों को अवेयर करवाते हैं और हमें भी अवेयर होना चाहिए, साथ वाले लोगों को बताना चाहिए कि ये सब हमें करना चाहिए। फीडिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टनेटल इम्पॉर्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें हमें इस चीज़ में पता होना चाहिए। आजकल जो है एमनियोसेंटेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमनियोसेंटेसिस आजकल एक टेक्नोलॉजी चल रही है जिससे हम सेक्स डिटरमिन करने लगे हैं। स्पेशली इंडिया में लोग सेक्स डिटरमाइन करते हैं, बट ये जो टेक्नोलॉजी ये सेक्स डिटरमाइन करने के लिए नहीं बनी है। ये तब बनी है अगर कोई बेबी वॉर्म में पल रहा है, उसमें अगर कोई सेक्सुअली डिजीज़ है, मतलब उन जेनेटिकली कोई डिजीज़ आ गई है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो इस तरह से अगर कोई डिजीज़ वाला बेबी पैदा हो रहा है तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है, पेरेंट्स को भी उससे प्रॉब्लम होगी। तो एमनियोसेंटेसिस जो टेक्नोलॉजी है ये डिजीज़ है अगर बेबी को, तो उसको रिमूव करने के लिए, ना कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वॉर्म में फ्लूइड होता है उससे फ्लूइड ले लेते हैं, उसमें क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम से पता लग जाता है कि आइदर फीमेल और मेल, सेक्स फीमेल और मेल, तो इससे पता लग जाता है। बट ये इस चीज़ के लिए नहीं बना है, तो हमें जिस चीज़ के लिए कोई चीज़ बनी है उसका फ़ायदा उसी की तरह लेना चाहिए। इसीलिए हमारे इंडिया में ये चीज़ बैन हो चुकी है। और जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा केयरफुली किए जाते हैं, आधार कार्ड्स लिए जाते हैं और स्पेशली नोटिस किया जाता है, साइन करवाए जाते हैं। और अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने जो सहेली है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए बनाया है ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। तो इस चैप्टर में हम ये ओवरऑल व्यू था जो हमने आपको दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सी मॉर्टेलिटी, कौन से इनके रीजंस होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, नेचुरल और सिंथेटिक कौन कौन से हैं, सर्जिकल कौन कौन से हैं। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ओवरऑल इस वीडियो में था।
I hope you like this video. If you liked it, please hit the like button and subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much. Bye bye.